Hey guys, welcome to Study Khazana. This is Monica Khurana and we are going to start a new chapter that is the third level and which is very interesting. आप सब लोगों का टाइम ट्रेवल, टाइम मशीन, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं आप सबको, और हमारा रिसर्च वर्क इस चैप्टर पे यही होगा कि जब हम ये चैप्टर ख़त्म करें, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें, उसके बाद आपका जो रिसर्च वर्क रहेगा वो यही कि टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन के ऊपर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना, so that you can really write good answers when open-ended questions were asked. Till now you must have understood what are open-ended questions, जिनके answers yes भी हो सकते हैं, no भी हो सकते हैं. It all depends on your creativity, your thinking level, your mindset. What actually do you think, right? So without wasting any time, let's start this chapter. This is actually वेरी स्मॉल चैप्टर. इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम मेजर फोकस रीडिंग पे करते करते, साथ साथ एक्सप्लेन करते करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे. लास्ट में हम इसको डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे. तो जैक फिनी इनके राइटर हैं. हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? तो क्लास में होते तो मैं ज़रूर पूछती आप लोगों से कि बेटा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप बता रहे हो लेकिन दूसरों को लगे अरे क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? सो अगर वैसी चीज़ हुई हो तो हम डिस्कस करते हैं क्लास में, बट अभी आप खुद से डिस्कस करो और कुछ 3-4 फ्रेंड्स मिलके कोशिश कर सकते हैं और बता सकते हैं, राइट? The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3. Because I have been on the third level of the Grand Central Station. So यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट चाहे न्यूयॉर्क के हों, सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड के हों, वो सब स्वेयर करने को तैयार हैं, कसम खा के बोलने को कि सिर्फ 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने के 3 लेवल्स हैं. अब ये लेवल इस तरह का है बेटा, वो बेस या वो वेज जिससे आप अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक आप मेट्रो के लिए पहुंचते हैं जब, तो आसपास में जितने, जैसे आप ब्लू लाइन पकड़ते हैं, येलो लाइन पकड़ते हैं, पिंक लाइन पकड़ते हैं, तो एक से दूसरा लेवल जो निकल के आता है उसके आपको पता है कि इस जगह पर एक ही लाइन मिलेगी या 2 ही लाइन मिलेगी, वो आपको पता है. सिमिलरली मैप वाइज अगर हम देखें या स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो यही कहेंगे इसमें सिर्फ 2 लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के. लेकिन जो हमारा राइटर है, नरेटर है, चार्ली उनका पेन नेम है उसमें, ही हैड बीन टू थर्ड लेवल ऑल्सो. सो येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. तो उसने कहा कि ऑब्वियसली अब जब ये किसी से बात करेगा, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, ऐसी चीज को बताएगा एग्जिस्ट करता है. अब आपको आकर कोई कहे यार हेवन है, आई हैव बीन टू, और मैं देख कर आया हूँ, आगे क्या होता है, आप कहोगे यार जाके साइकियाट्रिस्ट को देखा. सो व्हाट इज दैट साइकियाट्रिस्ट? कि साइकियाट्रिस्ट जो दिखाने की जरूरत किनको पड़ती है, यूजुअली आप ये समझ के चलते हैं जो मेंटली इल होते हैं. और पहले के टाइम में ये माना जाता था कि अरे जो इंसेन है उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आज की डेट में आप सब जानते हो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है टू कीप फिजिकल हेल्थ ओके. और उस केस में साइकियाट्रिस्ट अब इश्यूज नहीं रहे, सो कॉल्ड एम्बैरेसिंग इश्यूज की कोई जाके उनको विजिट कर रहा है. सो ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसमें उठाया गया है कि आपको अगर किसी भी तरह का डिलेमा फील होता है या आप अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो बाकी नहीं सोच रहे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेंटली हम डिस्टर्ब हैं, उस चीज़ को देखने की कोशिश की जाए तो वो यहाँ पर दिखाया गया है. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसने कहा येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. क्वेश्चन आ जाता है विच ऑब्वियस स्टेप ही वॉज एम्फेसाइजिंग हियर. तो ऑब्वियस स्टेप क्या है? साइकियाट्रिस्ट को दिखाना, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग देयर आर ओनली 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन हमारे राइटर ये कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा कि साइकियाट्रिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था, या उन्होंने इसकी इस
बात के लिए या इसके इस फैंटेसी के लिए, अगर हम इसको फैंटेसी माने, तो क्या क्या रीजंस दिए थे। पहला उन्होंने ये कहा था ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, दिन में जागते हुए ख्याल उनको बस कह देना। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शायद अनहैप्पी फील कर रहा था इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब हमारा नरेटर वापस आता है और अपनी वाइफ को ये बात बताता है दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, तो उनकी वाइफ को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कह दिया कि तुम खुश नहीं हो। तो चार्ली अपनी वाइफ को क्लियरली अपने फ्रेंड की आगे की एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि क्यों खुश नहीं है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में ना इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, ये सब कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। जैसे आप लोग मॉडर्न वर्ल्ड को बिलोंग करते हो, आपकी लाइफ सब तरफ से अच्छी चल रही है, सुपरफिशियल लेवल पे बहुत अच्छी चल रही है, बट अगर आप किसी की भी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करोगे, एवरीबडी इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। आप एक कुछ कहीं दूर मत जाओ, अपनी स्नैपचैट, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, अपना फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप देख लो, आपका कांस्टेंट अपडेट अपने स्टेटस को लेकर, कुछ भी नया आपकी लाइफ में आता है उसको सबसे शेयर करने से लेकर, पार्टीज को शेयर करने से लेकर, अपने प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करना, ये सब क्या है? एक तरह का अप्रूवल है जो आप दुनिया से चाहते हो। येस यू आर हैप्पी, बट इन सब के बावजूद भी आप खुश नहीं हो। ये है कहीं ना कहीं एक फालतू की सिरदर्दी, एक फालतू का कंपटीशन जो हमने क्रिएट कर रखा है अपनी लाइफ के अंदर। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें, जो एग्जाम्पल आपको सही लगते हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। तो ये कंक्लूड करके ऑथर ने क्या बोला, तुम सिर्फ एस्केप करना चाहते थे और उस ड्यूरेशन में तुम्हारा एस्केप रूट जो निकला वो थर्ड लेवल निकला। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. हाँ भाई, मैं जानता हूँ हर कोई मेरी जनरेशन का escape करना चाहता है, लेकिन वो मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो नहीं पहुंचता है। But that is the reason he said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claim. तो सब चीज इसी तरफ पॉइंट आउट करती है और मेरे फ्रेंड्स भी अग्री किए इस बात पे। जैसे कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फिलैचुली भी बोलते हो आप इसको, स्टैम्प कलेक्शन हैबिट को। तो उन्होंने इशारा किया कि हाँ, तुम एस्केप रूट चाहते हो, जैसे कि तुम स्टैम्प कलेक्शन में बिलीव करते हो। तो कोई भी अगर अपनी हॉबी को फील करना चाहता है तो दैट इज अ टेम्परेरी ह्यूज फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि जब आप अपना हॉबी परस्यू करते हैं थोड़ी देर के लिए आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल in his day from all I hear, and he started my collection. It is nice collection too. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो था ऑब्वियस स्टेप क्या था, उस पर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि साइकियाट्रिस्ट ने, डॉक्टर ने जो जो कहा वो क्या क्या था। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और ही वॉज अनहैप्पी। अनहैप्पी का रीजन उन्होंने ये दिया था, अगर खाली अनहैप्पी का ही क्वेश्चन आ जाए तो। और उन्होंने उसको एस्केप रूट बोला, और फिर एस्केप रूट का एग्जाम्पल इनकी हैबिट भी थी, दैट वाज स्टैम्प कलेक्शन। और साथ ही साथ अपने ग्रैंडफादर से रिलेट करना। और स्टैम्प कलेक्शन के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो वो किसने स्टार्ट किया था, वो इनके ग्रैंडफादर के टाइम का था, कि वो तो नहीं चाहते थे। हर एज में बेटा कुछ ना कुछ बर्डन्स होते हैं, हर टाइम के अपने अपने बर्डन्स हैं। उन सब बर्डन से एस्केप रूट चाहिए ही उस टाइम के फेलो बीइंग्स को। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है कि उनको भी हो सकता है किसी अपनी रियलिटी से रिफ्यूज चाहिए हो, अपने बर्डन से उनको फ्री होना हो। इट इज अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। फर्स्ट डे कवर्स। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं बेटा, जब भी कोई न्यू स्टैम्प इशू होती है तो उसको पोस्ट कार्ड या लेटर के थ्रू उसी स्टैम्प को लगा के पोस्ट किया जाता है, खुद को ही भेजते हैं लोग, और वो पढ़ने के लिए नहीं होता, वो खाली कवर होता है। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में भी बता रहे हैं कि उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी, तो क्या वो भी अपनी रियलिटी से भाग रहे थे? तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट जो जितनी बड़ी पावर पे जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो उतनी हो जाती हैं। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर।
विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी बड़ी बड़ी आपकी पावर होती है उतने बड़े बड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो चाहिए, और जितनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल होता है उतना ही हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस को तो बाहर हटाना है ना, तो स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी तो कोई ना कोई आपको चाहिए ही चाहिए। अब वो किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए वॉक हो सकती है, किसी के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिम जाना, स्विमिंग करना, कुछ भी हो सकता है। इनके लिए स्टैम्प कलेक्शन था। सो एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब जो क्वेश्चन आएगा है क्या, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे ग्रैंड सेंट्रल क्या है, तो एग्जैक्टली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे इसके साथ क्या हुआ, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने यहां से लिखना है। ओके, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा डिटेल में, वो आप जो जो पॉइंट मैं मार्क करती जाऊंगी उन पॉइंट्स को आपने यहाँ लिखना है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। तो लेट हो चुका था, इसको लगा जल्दी पहुंचना है, तो इसने सबवे यूज किया ग्रैंड सेंट्रल तक पहुंचने के लिए। सबवेज आप जानते हैं, आप जो सबवे रूट्स होते हैं जो डाउन द, जैसे टनल की मेट्रो है, जैसे आपने बहुत सबवेज को, हाउ वुड आई डिफाइन दैट, जानते ही होंगे। दिल्ली में रहने वाले बच्चे तो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले भी, तो स्पेस के नीचे स्पेस, लाइक ओवरब्रिज, तो जो आप ऊपर स्पेस बना दिया जाता है क्रॉस करने के लिए। सबवेज आप पिक्चर गूगल पे देख सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको समझ आ जाएगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। तो हमारे मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है, चार्ली। क्वेश्चन अगर आए चार्ली का डिस्क्रिप्शन दो, तो आपने ये पॉइंट लिखने हैं। 31 ईयर्स का है। I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. तो उस जिस टाइम को वो बिलोंग करता है उस टाइम के स्टाइलिश क्लोथ्स उसने पहन रखे हैं। I passed a dozen men who looked just like me. I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. तो उसकी वाइफ का नाम क्या है, लुइसा। ये बताया गया कि बहुत सारे लोग दिखे, वहां से निकल गया। ये चार्ली वाला क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। उसका डिस्क्रिप्शन, उसने पहना क्या हुआ था। आगे जो पूरा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरा चैप्टर कवर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन की ग्रैंड सेंट्रल पे क्या होता है। अब ये वापस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वेंडरबिल्ट एवेन्यू, यस आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से उसने डाउन स्टेप्स लिया फर्स्ट लेवल पे, जो फर्स्ट लेवल होता था उनका, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट लेवल पे किस तरह की ट्रेन्स मिलती थी, 20th सेंचुरी को जो बिलोंग करती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल। फ्लाइट यहाँ पे प्लेन नहीं है, स्टेयर्स का कलेक्टिव नाउन होता है कि अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर, ग्रुप ऑफ स्टेयर्स जो था वो उतर के ये सेकेंड लेवल पे पहुंचे, जहां से सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। तो जो डोरवे से होती हुई सबवे की तरफ जाती है और वहां जाके ये लॉस्ट हो गया। तो सेकेंड लेवल से किस तरह की ट्रेन होती है, वहां पर ये क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज इजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। अब चार्ली हमेशा थॉट्स में बिजी रहते हैं शायद, और ओवर स्ट्रेस रहते हैं, क्योंकि कहाँ नई नई चीजें बनती जाएंगी ना। अब जैसे आप लोग अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो अपनी सोच में जा रहे हैं, आसपास देखें ही ना क्या चल रहा है, तो आपको कैसे एहसास होगा कि आसपास क्या है। ऑल ऑफ अ सडन जिस दिन आप अपने आसपास अपने प्रेजेंट में रहते हुए जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है। नहीं तो कोई चीज बड़े पुराने टाइम से एग्जिस्ट करती है और किसी का आंसर होता है अरे ये कब लिया, ये कब हुआ। तो वो लोग हैं जो ओवर स्ट्रेस रहते हैं और जिनका मेजर जो कहा जाए ध्यान अपने प्रेजेंट में ना रह के अपने ही थॉट्स में रहता है। वो पास्ट में बिजी हो सकते हैं, अपने फ्यूचर एंजाइटी में बिजी हो सकते हैं, कहीं भी बिजी हो सकते हैं। सो वंस इस पे क्वेश्चन भी आता है, और जब ये क्वेश्चन आता है ना कि आपको क्या लगता है कि वो रियली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था या नहीं, वहां भी आप इस लाइन से सपोर्ट करते हो आंसर। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. तो अगली बार ये अपने 46th Street में आ गए। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी इन्हें लगता था कि Grand Central Station जैसे कि ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं बेटा
जो आपको ये बताएंगी कि ये ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते थे ग्रैंड सेंट्रल को, अचानक से ध्यान जाता था तो उन्हें लगता था कि ये अभी रिसेंट ग्रोथ है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, तो उन्होंने ट्री से कंपेयर किया है, जैसे रूट से नई नई ब्रांचेस निकल के आती हैं वैसे ग्रैंड सेंट्रल से निकल रही हैं। अब there is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit. तो शायद जो लोग इतने टाइम से जा रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट का काम करता है, अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद बहुत लोगों ने उस टनल से एस्केप किया होगा और शायद इसी रीजन से मैं इस टनल में एंटर हुआ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी इस आइडिया के बारे में नहीं बताया कि कैसे वहां शायद लॉन्ग टनल हो सकती है, बहुत लोग वहां से एग्जिट करते होंगे। अब The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong. अब जिस कॉरिडोर से ये निकल रहे थे वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लांट होते हुए, इनको लगा ये गलत रास्ते आ गए हैं, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, बट फिर भी ये वॉक करते रहे। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। एक भी कोई पर्सन नहीं था वहां जो मेरे पास से होके निकला और मुझे अपने ही फुटस्टेप्स का साउंड फील हो रहा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, यानी उनको एको साउंड फील हो रहा था, जैसे बहुत बड़ी जगह पे कुछ ही लोग बात कर रहे हो तो कैसे आवाज गूंजती है वैसा फील हुआ। तो क्या डिफरेंस फील हुआ? सबसे पहला थर्ड लेवल पे ये लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड कोई भी नहीं था जो, उसके बाद उनके फुटस्टेप्स का एम्प्टी साउंड। थर्ड उन्होंने क्या फील किया यहाँ पर, ओपन स्पेस से जो हॉलो रोर टाइप फील आ रही थी, echo sound of the people talking. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the second level. But I saw the room was smaller. जैसे इनको लगा मैं सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ तो इन्होंने क्या नोटिस किया, रूम तो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड लेवल। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, बहुत कम टिकट विंडो थी और बहुत ही कम ट्रेन गेट्स थे, फिफ्थ डिफरेंस। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। तो इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो वुडन था और ओल्ड स्टाइल से डेवलप था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्शन। तो बूथ में जो पर्सन वहां बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड पहन रखे थे और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और इस तरह से थी जैसे फ्लिकर कर रही हूँ। देन आई सॉ वाई, बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। पुराने टाइम में जैसे मशाल वगैरह पे आप लाइट देखते हो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स वहां लगा रखी थी। ये डिफरेंसेस आपको पूछे जा सकते हैं, इन डिफरेंसेस को आपने याद रखना है। थर्ड स्टेशन पे कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको देख के उनको लगा कि ये एक डिफरेंट प्लेस पे आ गए हैं। देयर वर ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर। आप जानते हैं ब्रास पिटून्स क्या होते हैं, कंटेनर्स वेयर पीपल spit and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो ये भी आज के ज़माने की चीज़ नहीं है, पुराने टाइम में ऐसी वॉचेस यूज होती थी। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, और ये फैशन देखो उसने जो पहन रखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट, ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स। बटन्स जो थे बहुत छोटे छोटे लगे हुए थे, अब बिग बटन्स का फैशन था। He had a big black handlebar mustache, तो उसकी हैंडल्स की तरह जो ऊपर हो जाती है वैसी मुस्टैचेस थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और जब इन्होंने घूम के देखा तो हर कोई 1890 के उसमें सब ड्रेसअप सेंस जो था, जो भी ड्रेस वगैरह सबने पहना हुआ था, जो स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग था वो 1890 का था। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. Sideburns जो sideburns ये होते हैं, इतना सारा स्टाइल इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था इस तरह का, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ये कैसा कवर कर रहे हैं। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack.
एंड देन आई न्यू, क्योंकि अब तो ये वाले लोकोमोटिव इंजन इनको दिखते ही नहीं है, तो इन्होंने कहा तब मुझे समझ आया कि मैं किसी गलत जगह पे हूं या मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूं, मैं पुरानी जगह आ गया हूं. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय. अब डबल श्योर होने के लिए इन्होंने वहां पे न्यूज़पेपर ढूंढा. एक न्यूज बॉय खड़ा था. ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. और उस समय उसके पास जो न्यूज़पेपर मिला वो था द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स. कितने टाइम से पब्लिश नहीं हुआ. लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. यहाँ प्रेसिडेंट की बात आई है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, क्योंकि फ्लैटली उनका भी हॉबी था. उनका नाम नहीं यूज करेंगे आप यहाँ पर. ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड हैं उस टाइम में. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. तो इन्होंने कहा वो फ्रंट पेज मुझे पब्लिक लाइब्रेरी फाइल में मिला और तब मैंने डेट पढ़ी तो मुझे पता चला जून 11. वहां ये डेट को नहीं देख पाए थे. बाद में जब आके अपने इस एक्सपीरियंस को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैं गया भी था या नहीं गया था, तो उस न्यूज़पेपर को उन्होंने ढूंढा और उसके फ्रंट पेज पे पब्लिक लाइब्रेरी में इन्होंने देखा तो वो जून 11, 1894 की डेट थी. I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. इसने कहा अरे वाह, मैं तो पुराने टाइम में आ गया, फटाफट टिकट लेता हूँ, लोइजा को भी लूंगा और यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ जाना चाहूँगा वहाँ चला जाऊँगा. In the year 1894, I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. और ये 2 tickets लेना चाहते थे गेल्सबर्ग की. Have you ever been there? जब ये पूरी बात बता रहे होंगे अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, तो साइकेट्रिस्ट ने पूछा कभी तुम वहां गए हो? It's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evening were twice as long. And people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. मैं इसको बेटा एक बार हाईलाइट करती हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं. और वो जो लाइंस हैं देखो, समर इवनिंग ट्वाइस एज लॉन्ग, आज से 2 गुना बड़ी, आराम से सब बैठे हैं, फायरफ्लाइज को एंजॉय कर रहे हैं, पीसफुल वर्ल्ड है, मैन क्वाइटली. ये जो क्वाइटली, पीसफुल, ये टर्म्स इंडिकेट करती हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस्ड है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसे वर्ल्ड को ढूंढ रहा है दैट वाज टोटली पीसफुल. और ग्रैंडफादर का इसने बताया कि हैबिट को फॉलो किया है, तो हो सकता है ग्रैंडफादर से बहुत स्टोरीज सुनता हो. To be back there with the First World War, still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. और 1894 देखो टाइम भी कौन सा है जहां पर to be back there with the First World War, still 20 years off, and World War over 40 years in the future. अभी उसको 40 इयर्स थे फ्यूचर में. आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. तो मुझे लगा बहुत अच्छा टाइम है, वहां की टिकट ले लेता हूँ. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर. आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. मुझे लगा मेरे पास पैसे हैं. जब मैंने काउंट किए, उनको दिए, तो वो क्लर्क मेरी तरफ देख रहा था. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. ये पैसा नहीं है यहाँ के. अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, skin me मतलब if you are making fool out of me, तो यहाँ से दूर जाने का रास्ता नहीं है. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills. हाँ, क्योंकि जो मेरे पैसे थे वो आज के टाइम के थे और उनको जो मनी चाहिए थी वो ओल्ड स्टाइल बिल चाहिए थी. इन्हें कहाँ से पता चला? इसकी कैश ड्रॉर पे नजर गई जो साथ में था. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग. बहुत ही डिफरेंट स्टाइल था मनी का. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. तो एक ही सिमिलैरिटी थी 1894 और आज की टाइम में कि तब भी जेल वर्स थे और आज भी जेल वर्स हैं. तो यहाँ पर जैसे उन्होंने मनी के डिफरेंस को देखा है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा बेटा यहाँ तक, जो डिफरेंस आएगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टिकट काउंटर वाला और किस तरह की मनी थी, क्यों वहाँ से भागना पड़ा.
ये सारे डिफरेंसेस आपको वहां लिखने पड़ेंगे. And that was that. I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. तो जब मैंने अपने psychiatrist friend को बताया कि भाई अगले दिन आते ही मैंने तो अपनी सारी करेंसी निकाल ली, मेरे पास $300 ही थे और उसको पुराने स्टाइल की करेंसी में चेंज कर लिया. इससे साइकियाट्रिस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मनी के कॉस्ट पे आप ओल्ड स्टाइल करेंसी आपको मिल जाती है. माई थर्ड $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. तो उसको 200 से भी नीचे पड़े. बट आई डेंट केयर. एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894. और 1894 में तो एग्स इतने सेंट के मिलते थे एक डजन. तो ये अपने आप में क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इन्फ्लेशन से डिस्टर्ब है. वो पीसफुल नहीं है एनवायरनमेंट, भागदौड़ है. वो कह रहा है कि इवनिंग में बैठ जाते थे, फायरफ्लाइज को देखते थे, मैन सिर्फ सिगार स्मोक करते रहते थे, आपस में क्वाइटली बातचीत करते रहते थे. तो ये सारे इंसिडेंट क्या बताते हैं, येस ही इज फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट और कहीं ना कहीं वो एस्केप रूट तो सर्च कर ही रहा था. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. But now we are both looking every weekend. तो लुइसा भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक एक चीज़ ऐसी हुई. एक दिन ये स्टैम्प्स अपनी सर्च कर रहा था, उसके बाद से लुइसा ने और चार्ली ने दोनों ने थर्ड लेवल स्टेशन को ढूंढना शुरू कर दिया है. क्या हुआ, लेट्स सी. माय फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy. I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of place. मैं जानता था, उसने गेल्सबर्ग का नाम मुझसे सुना था और गेल्सबर्ग ही क्यों पहुंचना चाहता था 1894 में, वो आप समझ गए कि वहाँ स्कूल भी गया था और अपने दादा से बहुत सुना होगा इसने गेल्सबर्ग के बारे में. फर्दर इसने अपने फ्रेंड को बता रखा था. एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894. तो उसने कहा मैं जानता हूँ सैम कहाँ है. सैम गेल्सबर्ग में ही है, इलिनॉइस में, और मुझे पता है कि वो 1894 के अंदर है. बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज. तो इसने कहा कि मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला. आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, what is first day cover? And the postmark proves the date, और postmark से date prove हो जाती है. Envelope is called a first day cover. उस envelope को आप first day cover बोलते हो. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. They are never opened, you just put blank paper in the envelope. उनको कभी खोला नहीं जाता और आप उसमें ब्लैंक पेपर ही डालते हैं. That night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. मुझे एक मिला जो वहाँ होना नहीं चाहिए था. But there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said. जो एड्रेस था envelope पे वो बताता है. And it had been there since July 1894. जुलाई 1894 से ये वहाँ पर है. द पोस्टमार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि इतनी बार मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन देखता हूँ, उसमें तो मुझे ये कभी भी नहीं मिला. द स्टैम्प वॉज अ 6 cent की स्टैम्प थी, डल ब्राउन कलर की, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. तो ऐसा हुआ होगा कि किसी ने 1894 में ही उसको पापा को मेल किया फर्स्ट डे कवर में, और वो टाइम ट्रेवल के जरिए इसकी कलेक्शन में आ गई. और जब इसने उसको खोल के देखा, अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था. क्या था? I got to wishing that you were right, Charlie. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here for 2 weeks, and right now, down the street at the Dailies,
Someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Sing Nally Home. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो इस लेटर में ये लिखा गया था कि आओ ढूंढो नीचे, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट है और मुझे लेमनेड के लिए बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है. चार्ली, लुइसा, तुम दोनों आओ और इस लेवल को सर्च करते रहो. द नोट इज साइंड सैम. और सैम से साइन किया हुआ था. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. कि उसने इतनी की करेंसी वहाँ से ली है. That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. जो उसके लिए काफ़ी होगा. एक हे बिजनेस, ग्रेन बिजनेस. हे जानते हो ना, हे जो वो घास फूस का सूखा होता है, फॉडर जो कैटल्स को खिलाया जाता है, तो ग्रेन, हे एंड ग्रेन बिजनेस में उसको हेल्प करेगा. ही ऑलवेज सेड दैट इज वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू. वो हमेशा यही कहता था कि काश मैं ये कर सकता. एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. और वैसे भी वो 1894 में अपना तो बिजनेस कर ही नहीं सकता ना. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894. हिज ओल्ड बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? वाई? सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट. क्योंकि उस टाइम में तो किसी को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. सो आई नो इस समय आप में से काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम हुआ क्या है, दोबारा से बताओ, हमें समझ में नहीं आया. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है रेलवे, जहाँ पे जैसे आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो अपने अपने डेस्टिनेशन की मेट्रो पिक करते हैं, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 टाइप्स का लेवल थे. एक से आपको ओल्ड टाइप ट्रेन्स और एक से सबअर्बन ट्रेन्स मिलती थी. एक्सीडेंटली ही गॉट इनटू द थर्ड लेवल. जिधर जिस टाइप की उसको ट्रेन मिली वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती. एंड फ्रॉम देयर ही कुड गो टू 1894. जो न्यूज़पेपर उसने न्यूज़ बॉय से ख़रीदा था और बाद में पब्लिक लाइब्रेरी में चेक किया, तो वहाँ से वो 1894 में पहुँच सकता था, जो कि उसकी सोच थी. अब जब सबने उसको ट्रस्ट करना छोड़ दिया तो फाइनली एक दिन उसको अपनी स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, जो कि विच वॉज सपोज टू बी एम्प्टी, जिसको खाली होना चाहिए था, लेकिन विच वॉज सपोज टू बी एम्प्टी लेकिन था नहीं. उसके अंदर लेटर सैम की लिखी हुई मिलती है और वो जो सैम है वो साइकियाट्रिस्ट निकला. मेजर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि आपको क्या लगता है थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. अगर आप मना करते हैं कि थर्ड लेवल नहीं है, इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी सोच है और वो लुइसा को अपने साथ मिलाना चाहता है इसमें, तभी उसमें चार्ली एंड लुइसा लिखा है. आप सैम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो ये क्वाइटली पीसफुल बचपन में वहाँ गया, उस चीज़ को कैसे उसने सारी चीज़ों को प्लान आउट किया, वो सब बता सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था, आप सैम की लेटर को रियल बता सकते हैं और उसमें सैम का साइन, बाद में ये कंफर्म होना कि उसने $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी ली है. और कहीं ना कहीं आप वो उन क्वेश्चंस को कि कैसे पुराना स्टाइल था, न्यूज़पेपर कहाँ से पता चला, वो सब चीज़ों को आप उसमें लिख सकते हैं. ऑल्दो कोई भी अपनी फैंटेसीज में कुछ भी प्लान कर सकता है, तो इट इज़ अप टू यू आप उसमें क्या लिखते हैं. इसके बेसिस पे जो आपकी रिसर्च रहेगी वो एक टाइम डिफरेंस की रहेगी. ओल्ड टाइम करेंसीज, न्यू टाइम करेंसीज, ओल्ड टाइम फैशन, न्यू टाइम फैशन, एंड बेसिकली व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाउ ओल्ड पीपल यूज टू स्पेंड देयर लाइफ टाइम. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि उनके टाइम में वो कैसे इवनिंग स्पेंड किया करते थे, किस तरह का बर्डन उन पे होता था या नहीं होता था, स्कूल बर्डन कैसा था, बिजनेस बर्डन क्या था, फैमिलीज किस तरह से रहती थी, उन सब चीज़ों पे डिटेल डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चंस इसके जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सिंपली इतने, बाकी तो मैं साथ साथ आपको बताती ही आई हूँ. इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? येस, इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप. वो जो मार्क किया है मैंने येलो वाला जिसमें पीसफुल, क्वाइटली, ये सारे वर्ड्स आए हैं, आप उसमें लिख देंगे, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन ही वॉज गेटिंग अफेक्टेड बाय विद द स्ट्रेस लेवल. एंड जैसे वो घर जल्दी भागना चाहता था, लुइसा के पास शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहता था, फिर हर समय उसका ये कहना कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, कहीं से भी रूट्स निकल आती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही वुड बी बिजी इन थिंकिंग एंड ऑल, नॉट ऑब्जर्विंग द थिंग्स.
What do you infer from Sam's letter to Charlie? ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. इस पे भी हमने पूरी बात की है और इसमें आप रियल वर्ल्ड के कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो. इनफैक्ट यू गाइज आर ऑल्सो नॉट लेफ्ट आउट. और जो भी एजुकेशन का स्ट्रेस है, जो भी कंपैटिबिलिटी का स्ट्रेस है, जो भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, उसके अलावा जो सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपने सिर पे स्ट्रेस बना लिए हैं, वो सब के चलते हम कितने स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. फियर, वॉर, वरी, ऑब्वियसली कि कभी भी वॉर हो सकती है तो कुछ भी उसका सॉल्यूशन निकल सकता है. अब फियर के चलते कोई किसी को कैसे डिफेम कर सकता है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स आप उसमें ले सकते हैं. डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन स्टोरी? ऑब्वियसली येस. बैक टाइम करेंसीज, नाउअडेज करेंसीज, वो जो सारे डिफरेंसेस थे उनको कंपेयर करोगे टाइम एंड स्पेस की. apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection. obviously yes. बहुत बार ऐसा होता है. इमेजिनेशंस हमेशा गलत नहीं होती बेटा. अगर आज हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं तो ये यूट्यूब, ये सैटेलाइट्स, ये सब कुछ भी किसी के दिमाग में पहले एक फैंटेसी आई होगी जब सब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया होगा. बाद में ये ऐसी फॉर्म ले रहा है कि अब ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक होनी शुरू हो गई कि हम देख पा रहे हैं ये फ्यूचर है ना. उसके अलावा जैसे मान लो अगर प्लेन था तो किसी ने कहा ही होगा ना कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. आप कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कोई भी चीज़ हवा में उड़ ही नहीं सकती, कैसे जाएगी. तो किसी ने तो इस पे एफर्ट डाला. अब्राहम लिंकन या ग्राहम बेल या कितने लोगों की ऐसी जो चेंजेस, रिफॉर्म्स, इन्वेंशंस जो उन्होंने की, उनसे पहले पॉसिबल नहीं लगती थी, लेकिन बाद में वो चीज़ें पॉसिबल लगनी शुरू हो गई. कैमरा जो हम सामने देख रहे हैं, अगर हम 18th सेंचुरी में चले जाएं, आज आप हर सेकंड सेल्फी अपलोड कर देते हैं. पहले किसी किसी घर में आपको फ़ोटो मिलती होती थी और कैसे वो कैमराज वर्क करते थे. सो बेसिकली यही है कि कहीं ना कहीं इलॉजिकल वे में जब तक फैंटेसाइज नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आप फ्यूचर में न्यू प्रोजेक्शंस पे नहीं पहुंच सकते. और टाइम एंड स्पेस का उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल है. टाइम ट्रेवल तो वो भी है ना बेटा कि जब हम एक बुक रीड कर रहे हैं पुराने ऑथर की या एक बायोग्राफी रीड कर रहे हैं तो भी तो हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं. जब हम ड्रीम ले रहे हैं और डेजा व्यू हमको कुछ होते हैं तो भी तो वो एक टाइम ट्रेवल है. और क्या है, राइट. उसके बाद फिलैटली के बारे में यहाँ बात किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की. ट्राई टू लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, जैसे कि चार्ली के साथ होता था, अपने ही स्ट्रेस में बिजी रहता था. कभी पास्ट का सोच रहा है वो मोमेंट कैसा होगा, कभी फ्यूचर का सोच रहा है, तो अपने प्रेजेंट में वो फोकस नहीं कर पाता था. बी इन प्रेजेंट मोमेंट, वॉट एवर इट इज, जस्ट लिव इट. इसको आप वेस्ट ना करें, क्योंकि जो पास्ट है उसको हम चेंज कर नहीं सकते, राइट. उसको हम वापस लेके आ नहीं सकते, तो प्रेजेंट खराब करने की ज़रूरत नहीं है. फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा. वर्क हम कहाँ कर सकते हैं. अभी अगर आपने ये पूरा चैप्टर सुना, 30 मिनट्स पास हुए या 35 मिनट्स पास हुए, वो अब सारा पास्ट बन गया. प्रेजेंट क्या है, ये मोमेंट. इस मोमेंट में हम क्या करेंगे, ये भी अगले सेकेंड में पास्ट हो जाएगा. तो वी हैव कंट्रोल ओवर प्रेजेंट मोमेंट ओनली. हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही, जो एक्शन टाइम है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम है और कुछ भी नहीं है. सो जिन चीज़ों को हम ठीक नहीं कर सकते तो भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जिन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं तो टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इन शॉर्ट, वाई टू वरी, ये वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए हमारी डिक्शनरी में. अगर नहीं होगा तो हम स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करेंगे. यही एक मैसेज है इस चैप्टर का और यही इसमें हाईलाइट किया गया है गाइस. 7th चैप्टर में एडवेंचर आप लोगों ने 11th में पढ़ा है. आपको कितना इनमें सिमिलैरिटीज़ लगती हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने खुद से लिखना है. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें और टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी के चलते आप इसी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करें, ये सोचते हुए कि अगर गुड मोमेंट्स मेरे हैं तो बैड मोमेंट्स भी मेरे हैं. क्योंकि गुड मोमेंट्स में तो हम अपनी चीज़ों को इम्प्लाई कर रहे हैं, लेकिन बैड मोमेंट्स में हम उन लेसन्स को सीख रहे हैं जो शायद हमारे गुड मोमेंट्स को लाने में हेल्प करेंगे. ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट. गॉड ब्लेस यू ऑल.